हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्किल फॉर यूपीएससी। हमारा टॉपिक शुरू है पॉपुलेशन डायनामिक्स, जो एक पार्ट है हमारे जो सोशियोलॉजी स्कोर एनहांसमेंट वर्कशॉप शुरू है उसका। हमने फर्स्ट टॉपिक देख लिया, सोशल मूवमेंट, आंसर राइटिंग कर लिया। इवन पॉपुलेशन डायनामिक्स का हमारा थ्योरी लेक्चर हो चुका है और अब हम आंसर राइटिंग के स्टेज 1 तक पहुंच गए। ओके, सो ये हमारा कंटेंट कैलेंडर, पॉपुलेशन डायनामिक्स टॉपिक शुरू। थ्योरी लेक्चर पहले से हो चुका है, डे 2 है। इसमें हम देखने वाले हैं पीवाईक्यू स्टेज 1। ओके, सो हम स्टेज 1 में जनरली जो करते हैं, पहले हम एक ओवरव्यू ले लेंगे 5-10 मिनट में कि हमारा फ्रेमवर्क एक्चुअली में है क्या, और उसकी विजुअलाइज कर लेंगे इसको और फिर डायरेक्टली आंसर राइटिंग शुरू। ओके, सो सोशल मूवमेंट में हमने देखा था कि हमारा फ्रेमवर्क जो है वो था ऑब्जर्वेशन बेस। ओके, क्योंकि उसकी पीवाईक्यू की यूपीएससी की डिमांड वो थी। बट यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे यूपीएससी की डिमांड है इमर्जिंग इश्यूज जो होते हैं पॉपुलेशन में। ओके, और इससे हम देखेंगे थिंकर बेस्ड फ्रेमवर्क से। टोटल 10 फिंगर्स को हमने आइडेंटिफाई, जो हमने थ्योरी क्लास में सब देख लिया। ओके, थिंकर बेस्ड फ्रेमवर्क। ठीक, अब इसे चलो थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं स्टोरी मोड में। जैसे हमने सोशल मूवमेंट को किया था, यार वो बैंक का एग्जाम्पल लिया था कि बैंक में सोशल मूवमेंट कैसे इमर्ज हो रही है, वैसे ही यहाँ पे देखते हैं। तो एक पॉपुलेशन डायनामिक्स है, तो पूरा इंडिया लेने से अच्छा है एक हम थोड़ा विलेज ही ले लेते हैं। बस विलेज का एरिया ले लेते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन है। ये विलेज जो है, कुछ इश्यूज है इस विलेज में। ये आपका रोड बीच में, कुछ घर है वो दूर है। ओके, यहाँ पे आपके पास ग्राम पंचायत भी बनी हुई है, स्कूल्स भी हैं, पेड़ पौधे, एकदम जैसा अपना इंडिया विलेज होता है वैसा ही विलेज है। ठीक है, बट इस विलेज का एक इश्यू हो गया है। क्या हो गया है, यहाँ पे एचडीआई बहुत लो है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, लिटरेसी जो है वो बहुत लो है। ओके, वुमेंस में एनीमिया का केसेस बढ़ रहे हैं, हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है। ओके, उसके साथ ही यहाँ पे फ्लड के भी बहुत इश्यू है, एग्रीकल्चर भी स्टैग्नेट हो चुका है। तो ये अब विलेज है वो सेल्फ सस्टेनेबल नहीं रहा, और ये पता चला गवर्नमेंट के एक सर्वे से या एनजीओ सिविल सोसाइटी, इनसे ये विलेज हाईलाइट हो गया कि ऐसे हो रहा है। तो अब गवर्नमेंट क्या करता है, जो आप ही हो, चलो मान लो आप ही गवर्नमेंट हो, तो आपने एक कमेटी फॉर्म कर ली जो गवर्नमेंट करती है, और उसे बोला कि आप जाओ और देखो कि विलेज में क्या इशू है। ओके, अब ये जो कमेटी फॉर्म की है वो है अपने 10 सोशोलॉजिस्ट या 10 थिंकर्स जो हमारे फ्रेमवर्क में है। तो हम एक्चुअली अभी क्या देखेंगे, ये इनकी गाड़ी आई, विलेज के बीच में रुकी। अब एक एक उतर के इस विलेज को एनालाइज करेंगे और प्रॉब्लम ढूंढने का ट्राई करेंगे कि क्या इशू है इस विलेज का। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी आती है सिल्विया, गाड़ी से उतरती है। और सिल्विया बॉल भी आते ही हम क्या सीखेंगे, पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन। तो वो आते ही देखते हैं कि जो वुमेंस की कंडीशन है वो बहुत ख़राब है। वुमेंस में एनीमिया का इशू है। वो क्यों है, क्योंकि वुमेंस बाद में खाना खा रही है, पहले मेल्स खाना खाते हैं, फिर बचा हुआ वुमेंस खाना खाते हैं। क्यों, क्योंकि पेट्रियार्की बहुत स्ट्रांग है। और ऐसा ही नहीं, जो एज्ड ओल्ड वुमन है उनका तो और इशू है, क्योंकि उनके पास ना प्रॉपर्टी है, ना रिस्पेक्ट है, ना डिग्निटी है। ठीक है, तो पेट्रियार्की के लेंस से सिल्विया ने कुछ कुछ प्रॉब्लम्स बता दी। ओके, तो उसके बाद आते हैं हमारे अम्बेडकर जी। ओके, अम्बेडकर जी क्या कहते हैं कि सिल्विया आप सही कह रही है कि पेट्रियार्की तो है, बट ऐसा क्यों है कि एक वुमन है जो अपर क्लास वुमन है, उसकी कंडीशन फिर भी ठीक है, बट जो लोअर क्लास वुमन है उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब है। तो ये जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी है वो अम्बेडकर साहब बोले कि इस विलेज में है। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि बस फीमेल का स्टेटस ज़्यादा ख़राब है मेल से, नहीं, फीमेल में भी इनइक्वालिटी, इवन जो मेल्स हैं उनमें भी कुछ मेल हैं जो दलित कास्ट से शूद्र हैं, मतलब हमारे वर्ण सिस्टम में जिन्हें शूद्र कहा गया है, उनकी भी कंडीशन ख़राब है। उनके बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहे, इसलिए लिटरेसी रेट कम है। ठीक है, तो हमें यहाँ से 2 पॉइंट पता चल गए। एक तो सिल्विया वॉल्बी ने बताया क्या इशू है, फिर अम्बेडकर साहब ने उसे इंडियन कंटेक्स्ट में बताया कि लिटरेसी है वो क्या इशू है। देखिए अभी जैसे जैसे हम जा रहे हैं ना, वैसे वैसे हम इस विलेज के इशू के एकदम बॉटम में, रूट में जा रहे हैं। जो रिपोर्ट हमें देना है किसको, गवर्नमेंट को। ठीक है, तो एकदम होलिस्टिक देखना पड़ेगा हमें। तो फर्स्ट हो गए, सेकंड हो गए, थर्ड आ गए हमारे पीयर बॉर्डर।
वो गाड़ी से उतरे, वो बोले कि ठीक है अम्बेडकर साहब आप भी सही हो, सिल्विया आप भी सही हो, बट मैं बताता हूँ कि अगर ऐसा है, डिस्क्रिमिनेशन है, फिर भी यहाँ पे मूवमेंट, रिवॉल्यूशन या लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि जनरली क्या होता है, जो हायर क्लास होती है या हायर कास्ट होती है वो माइनॉरिटी में होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि जो हाई ब्राह्मण क्लास है, सपोज इस विलेज में ब्राह्मण टॉप पे है तो उनकी मेजॉरिटी होगी, नहीं, मेजॉरिटी जनरली लोअर क्लास की होती है, बट फिर भी वो दबे हुए रहते हैं। ऐसा क्यों? तो पीरे ने इसका आंसर दिया सिंबॉलिक पावर में, कि वो कहते हैं कि जो डिसएडवांटेज है वो कल्चरली नॉर्मलाइज हो चुका है, उसके वजह से ये नहीं हो रहा है। इसलिए अगर आप गवर्नमेंट कुछ भी इनिशिएटिव ले आती है तब जो दलित है या एज्ड है वो थोड़े से पीछे ही रहते हैं। आगे की जो भी बेनिफिट है वो कौन लेता है? अपर क्लास या फिर जो डोमिनेंट क्लास है। अगर योगेंद्र सिंह का वर्ड यूज़ किया तो डोमिनेंट क्लास है, उन्हीं को सब इफेक्ट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल वो आपने ग्राम पंचायत सीरीज़ देखी होगी, वहाँ पे जो आवास योजना में घर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे तो उसमें भी वही बात मतलब दिखाया था कि जो ज़्यादा पावरफुल थे उन्हें घर मिले, जो एकदम पिछड़े हुए थे उन्हें नहीं मिले। ठीक है, तो पीरे बॉडी ने हमें समझाया कि सिंबॉलिक पावर के वजह से रिवॉल्यूशन नहीं हो रहा, इसलिए अगर गवर्नमेंट स्कीम भी ले आए तो इक्वेलिटी नहीं आ रही, विलेज आगे नहीं बढ़ रहा। ओके, अब हमारे फोर्थ आते हैं इसके आगे, जॉर्ज मीड। ओके, जॉर्ज मीड क्या कहते हैं कि ठीक है आप सब सही हो, बट ऐसा क्यों है कि जनरेशन टू जनरेशन ये होता आ रहा है? क्योंकि विलेज तो अभी सेटअप नहीं हुआ, विलेज तो मे बी 200 साल या 300 साल पहले सेटअप हो गया होगा और तब से ये इनइक्वालिटी शुरू है, तो ऐसा क्यों है? ओके, तो इसके वजह से, इसके लिए जॉर्ज मीड ने हमें बताया कि ये सब हो रहा है सोशलाइजेशन की वजह से। ओके, सोशलाइजेशन में हमने देखा कि सोसाइटी जो आपको बताती है या फिर इवन एजुकेशन सिस्टम, सपोज ये स्कूल है, वहाँ पे जो टीचर्स है वही डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, इसलिए बच्चे बड़े ही हो रहे हैं देख के कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। ओके, तो सोशलाइजेशन की वजह से ये विलेज की जो है इविल है, कल्चरल इविल हम बोल ही सकते हैं इन सब चीज़ों को, तो वो जनरेशन टू जनरेशन पास होते जा रहा है। ये हमें एक और इंसाइट मिल गए। ओके, सो फिफ्थ, इसके बाद उतरते हमारे पार्सन, और पार्सन के पीछे पीछे ही आ जाती है एना ओकले। ओके, क्योंकि एना पार्सन को इंडिया में अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि पार्सन फंक्शनलिस्ट है, ये तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में भी फंक्शन देख लेंगे। ठीक है, तो एना हमेशा साथ रहेंगी इनके साथ। तो पार्सन आते हैं और बोलते हैं कि ठीक है आप सब बोले हो, बट देखो ना विलेज में तो ठीक ही अब 200-300 साल से चल रहा है, मतलब एक स्टेबिलिटी है विलेज में, अगर इतना अनस्टेबल होता तो थोड़ी चलता। तो पार्सन कहते हैं कि विलेज ने अच्छे से डिवाइड कर लिया है, कुछ रोल है इंस्ट्रूमेंटल और कुछ रोल है एक्सप्रेसिव। ओके, इनमें पार्सन ने कहा कि जो मेल होते हैं जनरली वो इंस्ट्रूमेंटल रोल अदा करते हैं। फॉर एग्जांपल वो फार्म में जाते हैं, बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं और घर में पैसे लेते हैं, और वुमन होती है वो घर में रहती है और केयर गिवर होती है, वो केयर करती है पूरे घर की। तो ठीक है, मतलब जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है, सोसाइटी तो काम कर रही है। बट तभी हमारी एना ओकले आती है और बोलती है जो वुमन है जो घर में काम कर रही है वो अनपेड लेबर है। अनपेड लेबर क्यों? क्योंकि जो घर है वो उसके नाम पे नहीं है, उसके पास खुद का कुछ पैसा नहीं है जिससे वो कुछ कर पाए आगे। ठीक है, इन दोनों का पर्सपेक्टिव हम एक साथ ले लें तो हमें पता चलता है कि गांव में SHG जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसकी ज़रूरत इतनी क्यों है। ओके, क्योंकि जो वुमन है उसके पास कोई एसेट नहीं है, तभी जब वुमेन्स एक साथ आएंगी उनकी कलेक्टिव पावर बढ़ेगी, तभी बढ़ के तो वो आगे जाएंगे। राइट, तो ठीक है, हमें मतलब देख रहे हो, पता चल रहा है कि क्या इशू है और इसे टैकल भी कैसे करेगा गवर्नमेंट। ठीक, तो चलो फिर अपने 6 थिंकर के पास चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड यूज़ करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं हो जाए। ठीक है, अब हमारे 6 थिंकर्स हैं, 6th है, हमने 5th तक देख लिया टैलकेट और एना को। 6th आते हैं हमारे कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स को हमें इंडियन विलेज में लगाना है, इसलिए हम यूज़ करेंगे लीला दुबे को। ओके, तो कार्ल मार्क्स आते हैं, उतरते हैं और कहते हैं कि ये जो सब हो रहा है वो ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है इकोनॉमिक बेस के वजह से, और जो उन्होंने कहा था हिस्टोरिकल
मटेरियलिज्म। ओके, ये कहते हैं कि ठीक है आप कह रहे हो कि कास्ट जेंडर ये वो सब, बट एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ पे फार्म है, जो फर्टाइल लैंड है, वो हायर कास्ट के पास है या डोमिनेंट कास्ट के पास है, और जो दलित है उनके पास ये है ही नहीं। ओके, मतलब लैंड नहीं है, और जो वुमन है उनके पास भी प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है। ओके, ये हमें पता चला जब हम दोनों का यूज़ किए, क्योंकि मार्क्स तो हमें बस बताए थे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ठीक है, ये ऐसे तो नहीं बताए थे इंडियन कंटेक्स्ट में कि दलित, हायर कास्ट या जेंडर। ओके, बट जब हम लीला दुबे को ऐड करते हैं इनके साथ, तब हमें पता चलता है कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कैसे डिवाइडेड है। ठीक, कि हायर कास्ट डोमिनेंट कास्ट के पास सब प्रॉपर्टी है, दलित और फीमेल के पास या इवन एज्ड पीपल के पास प्रॉपर्टी नहीं है, जिसके वजह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक, जो हमने देखा मार्क्सिज्म से। अब 7, इसलिए जो आप देखे थे ना गवर्नमेंट की योजना है जनधन अकाउंट, उसने कहा था कि अकाउंट में अगर पैसा नहीं हुआ फिर भी चलेगा, आपका अकाउंट चलेगा। ठीक है, क्योंकि देखो ना वुमन दलित के पास प्रॉपर्टी नहीं है, एसेट ही नहीं है, तो वो क्या कमाएंगे और अपने अकाउंट में डालेंगे। ओके, और अकाउंट ही नहीं हुआ तो फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे होगी। ठीक, जैसे महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना है, उसके पैसे तो सीधा अकाउंट में आते हैं, बट अगर अकाउंट ही नहीं तो कैसे होगा। इसलिए ये जनधन योजना का बहुत डीप है, मतलब ये जो सोशल इविल है उसे हटाने के लिए ही आया है। ठीक है, और ये हमने एग्जैक्टली पकड़ लिया क्योंकि हम मार्क्स और लीला दुबे दोनों को ले आए। ठीक है, 7th में हमारे अब उतरते हैं इरविन गॉफमैन। ओके, इरविन गॉफमैन आते हैं और इरविन गॉफमैन आके कहते हैं, मतलब वो देखते हैं कि जो जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो कुछ मतलब इंस्पिरेशन ही नहीं है उनमें, वो बहुत ही डाउन है। ओके, मतलब कुछ हो सकता है उनके साथ अच्छा, या उन्हें भी खुश रहने का हक है, उन्हें ऐसा लग ही नहीं रहा। ठीक है, और जो उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं वो भी एकदम मतलब खुश हो के उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। और इस सब का आंसर इरविन गॉफमैन देते हैं, क्योंकि एक स्टिग्मा प्रोड्यूस हो चुका है। स्टिग्मा मतलब कि इंटरनली ही हम दूसरों से कम हैं, ऐसा कुछ लोग मानने लगे इस विलेज में, इसलिए एक डिवाइड फॉर्म हो चुका है। फॉर एग्जांपल ले लो कि इशू हमने देखा था विलेज का कि हेल्थ इशू बहुत है। ओके, क्योंकि जो वुमेंस होती है ना, जनरली दबी हुई वुमेन जो अंडर पेट्रियार्की होते हैं, वो कुछ भी हेल्थ इशू होता है, फॉर एग्जांपल सर्विकल कैंसर हो गया या फिर इवन ब्रेस्ट कैंसर हो गया, वो खुल के बताती नहीं है किसी को, क्योंकि उसमें एक स्टिग्मा होता है कि ये सब कैसे बाहर बताए। राइट, इसके वजह से एक जो स्टिग्मा प्रोड्यूस होता है, उसके वजह से हेल्थ हो गया या एजुकेशन हो गया या इवन खुद की डिग्निटी हो गई, वो डाउन हो जाती है। ठीक है, और इसके वजह से पूरे विलेज की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। मतलब जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का यूज़ करना चाहिए वो विलेज अच्छे से नहीं कर पाता। तो वही कि स्टैग्नेशन, डिटोरेशन या फिर जो एग्रीकल्चर आगे नहीं बढ़ रहा, ये सब इशू आ रहे हैं, ये हमें बताया इरविन गॉफमैन ने। ठीक है, अब हमारे 8th एंड लास्ट थिंकर हैं जो है मिशेल फुको। ठीक, मिशेल फुको आते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मतलब आप 7 लोगों ने जो बताया, 7-8 लोगों ने जो बताया वो सब सही है, बट गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ कर रहा। ठीक है, गवर्नमेंट ने ही इन्हें भेजा है, बट ये फाइनल क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आप ठीक है सब, बट गवर्नमेंट कुछ क्यों नहीं कर रहा। मतलब इतना कुछ इशू है और वो भी 200-300 साल से, तो गवर्नमेंट सोया था, ऐसा है क्या। तो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट काम करती है बायोपॉलिटिक्स पे। ये अब समझा रहे हैं बाकी उनको कि क्यों है ऐसा इशू, ये बताते हैं, क्योंकि हम एंड में गए ना, अभी एंड में हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा अब कंक्लूजन के साइड जा रहे हैं, इसलिए हमने लिया था मिशेल फुको को। तो ये बायोपॉलिटिक्स में कहते हैं कि गवर्नमेंट जो इशू है उसे बस मैनेज करे, क्योंकि उसको ये विलेज की पॉपुलेशन को मैनेज करना है। ओके, ये केयर नहीं कर रही। ओके, और केयर जब होगी, मतलब जो दलित है या जो एज्ड ओल्ड है, वुमेंस है, उनकी केयर करनी पड़ेगी, तभी उनकी जो लॉस डिग्निटी है, रिस्पेक्ट है, वो आएगी। ठीक, और जनरली केयर कैसे होती है, थोड़ा सोचो कि गवर्नमेंट ठीक है स्टेट पे, सेंटर पे जो बैठा है वो मैनेज तो कर लेगा कि स्कीम लाया, ये लाया, बट वो मैनेजमेंट हो गया ना जो इशू है उसका। तो केयर कौन करता है, केयर होती है जब आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, क्योंकि अब यहाँ पे आ गई ग्राम सभा, आप खुद डिसीजन ले सकते हो कि आपको क्या चाहिए। ठीक है,
तो ये एक हो गया, या फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग एनजीओ जो काम करते हैं दूसरों में, ठीक है। तो मिशेल फुको के पॉइंट में आप ये देखो, ये पॉइंट बहुत अच्छे से आ गया हमारा लास्ट में जाते जाते, कि गवर्नमेंट ने जो LHG लाया या हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, वो क्यों है, क्योंकि उसका प्रॉब्लम यहाँ से समझ में आ गया कि बायोट ऑफ पॉलिटिक्स गवर्नमेंट बस करती है, ठीक है। तो बस हमारे हो गए टोटल सब पॉइंट, मतलब ओवरव्यू हमने देख लिया 8 लोगों का। अब डायरेक्टली आंसर राइटिंग शुरू करते हैं। अच्छा, आंसर राइटिंग शुरू करने से पहले कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो के एंड में कुछ अनाउंसमेंट करेंगे हम, जो आपके डाउट्स थे उसी के बारे में, कुछ अलग नहीं, ठीक है। बट अभी फ्लो मेंटेन रखते हैं, जो हमने शुरू किया है वो उसी फ्लो में रखते हैं, ठीक है। कुछ चेंजेस किए हमने आंसर राइटिंग में, तो अच्छा रहेगा ये आपको समझने के लिए। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज एजिंग, डिस्कस द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ एज्ड पीपल इन इंडिया। तो व्हाट इज एजिंग स्टार्टिंग को पूछा है, जो हम इंट्रोडक्शन में लिख देंगे, और फिर लिखेंगे जो मेजर प्रॉब्लम है एज्ड पीपल इन इंडिया के, ठीक है। तो अगर हमारे पास फ्रेमवर्क नहीं होता तो हम जनरली लिख देते कि यार एज पीपल को हेल्थ इश्यूज़ है, प्रॉपर्टी नहीं है, ये वो, ठीक है। बट फिर वही वो गवर्नेंस वाला पर हो गया, सोशोलॉजी वाला आंसर नहीं हो गया। बट अभी हमारे पास फ्रेमवर्क है, तो देखिए कितने अच्छे से होता है सब, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एजिंग की हमने डेफिनेशन लिखी, जो आप नहीं देखोगे। हम इंट्रोडक्शन के लिए एक लेक्चर लेंगे जहाँ पे एग्जैक्ट बताएंगे कैसे लिखना है, अभी नहीं। अभी आपका फुल कॉन्सेंट्रेट करो आप बॉडी पे। फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे एज पीपल में जो फीमेल है, फीमेल जिनका एज ज़्यादा है उनकी क्या इशू है, और इसे हम कनेक्ट करेंगे सिल्विया के साथ, जो अभी हम देखें। जैसे सिल्विया ने कहा था कि इंस्टीट्यूशनल पेट्रियार्की होती है, ये कोई एटीट्यूड नहीं है। फीमेल में एक स्ट्रक्चर्ड पेट्रियार्की है, तो फीमेल जो होती है फैमिली में, वो बचपन से लेके बुढ़ापे तक उनका एक्सप्लोरेशन होता रहता है। बट जो एज जब होती है वो ज़्यादा विजिबल दिखने लगता है, ठीक है। ये हमें बताया, मतलब ये हम बोल सकते हैं सिल्विया वॉल्बी के स्टडी से। तो उसी को हमने लिखा, मतलब उसी को हमने एक्सप्लेन किया कि जो एज ओल्ड के प्रॉब्लम है वो उनके लाइफ कोर्स में मतलब बचपन से होती है, बट ये ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं जब वो एल्डरली कंडीशन स्टेटस अचीव कर लेते हैं, ठीक है। और उसके वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो है इकोनॉमिक डिपेंडेंस उनका बढ़ना, क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, ये वो, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट हमने मतलब एकदम से फिसल के आ गया हमारे दिमाग में, क्योंकि फ्रेमवर्क था, कोई सोचना ही नहीं पड़ा। अब सेकंड पॉइंट भी वैसे ही एकदम फिसल के दिमाग में आ गया, BR अम्बेडकर जी का। तो हम एकदम से आ गए कि हाँ अब होगा बात दलित का, दलित या जो डिस्क्रिमिनेटेड लोग हैं या लोअर कास्ट है उनका। तो दलित में आ गए, दोनों का होगा, एक तो फीमेल, सिल्विया ने बस फीमेल बोला था, बट दलित तो फीमेल और मेल दोनों की कंडीशन खराब है, ठीक है। ये कैसे कि वही कि डिस्क्रिमिनेशन है, लैंड राइट्स पहले से नहीं थे, अभी भी नहीं है, बहुत सारी जगह पे अच्छे से सर्विसेज नहीं मिलती है, जो पब्लिक सर्विसेज होते हैं, क्योंकि जो कोऑपरेटिव है वो हो गया या ग्राम पंचायत ये वो हो गया, वहाँ पे डोमिनेंट कास्ट है। यही सब लिखेंगे हम जब BR अम्बेडकर जी का व्यू लिखेंगे, ठीक है। उसके साथ एक रिपोर्ट भी अच्छे से लिख देंगे, मतलब एक हम जो सोशोलॉजिकल व्यू दे रहे हैं उसको बैक भी तो करना है। हमने देखा था ना कि फर्स्ट पॉइंट ही था जहाँ पे साइज, पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ, ये वो सब पूछा था। तो ये फैक्ट शीट हम आपको दे देंगे। आज स्टेज 1 है, आज आप बस फॉर्मेट देख लो, ये इस पे मत जाओगे, ठीक, फाइनल आंसर पे। तो वही अम्बेडकर जी ने बोला कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ग्रेडेड इनइक्वालिटी कहा था ना, ग्रेडेड इनइक्वालिटी, ठीक, कि दलित जो एज ओल्ड है उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। वो कैसे, वो हमने बताया, एक रिपोर्ट बताया कि पेंशन पेनिट्रेशन जो है वो SC/ST में कम है। तो हमारा ग्राउंडेड हो गया आंसर, ठीक। अब थर्ड पॉइंट, थर्ड क्या था याद करो, पियर बॉडी, ओके। पियर बॉडी क्या कहा था, सिंबॉलिक पावर, ओके। सिंबॉलिक पावर में क्या हमने कहा था कि सिंबॉलिक पावर में जो डिस्क्रिमिनेशन जिनके साथ हो रहा है वो आवाज़ नहीं उठाते। आवाज़ नहीं उठाते क्यों, क्योंकि वो उन्हें लेजिटिमाइज लगने लगता है कि ठीक है हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये नियति है, हम कुछ नहीं सर कर सकते, क्योंकि अपने स्क्रिप्चर भी ऐसे ही कहते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन है वो नियति है, ठीक। उसके वजह से उनकी डिग्निटी लॉस होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट लॉस होता है।
और आपको लगता है जिसकी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट लॉस हो वो अपना फुल पोटेंशियल से प्रोडक्टिविटी ला पाएगा या फुल पोटेंशियल को अचीव कर पाएगा? तो फुल पोटेंशियल अचीव नहीं होता, ये भी तो एक मेजर प्रॉब्लम है। देख रहे हो हमारा फ्रेमवर्क ही ऐसा बना है कि आप अपने आप प्रॉब्लम्स की तरफ जा रहे हैं। आप कुछ भी बोलो उससे प्रॉब्लम ही निकल रहा है, ठीक है? तो डिमांड अपने आप मैच होती जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। बस थोड़ा सा वर्ड्स का प्ले है, वो आपको प्रैक्टिस के साथ वो आ जाएगा, ठीक? जैसे पियर बॉडो में हमने वर्ड यूज़ किया कि कल्चरली नॉर्मलाइज हो चुका है जो उनके साथ हो रहा है, उनके वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है, ओके? और ये है इशू है कि लॉस ऑफ रिस्पेक्ट या फिर ऑथोरिटी, जो सोशल ऑथोरिटी थी वो कम हो चुके हैं उनके, ठीक? तो पियर बॉडो का हम अच्छे से देख लें, मतलब समझ लें क्या करना था। इसके बाद हमारे जो फोर्थ थिंकर आ रहे वो है जॉर्ज मेड, ओके? जॉर्ज मेड ने मेजर प्रॉब्लम क्या कहा कि जॉर्ज मेड कहते हैं कि ये जो एज ओल्ड पीपल का प्रॉब्लम है इंडिया में, ये बस एक जनरेशन के लिए नहीं है, ये जनरेशन टू जनरेशन जा रहा है, ओके? ये भी तो एक प्रॉब्लम ही है कि जो पहले से प्रॉब्लम है वो आइसोलेशन में नहीं है, वो आगे पास ऑन हो रहा है, ओके? और जॉर्ज मेड ने इसका रीज़न हमें बताया था सोशलाइजेशन, ठीक? तो बहुत अच्छा पॉइंट बना हमारे यहाँ पे, जो ऐसे ही दिमाग में आना मुश्किल है, ठीक? तो इसे हम लिखे कैसे कि वही एक रिपोर्ट हमने दे दी जो हम आपको फैक्ट शीट में देंगे, वैसा ही कुछ अभी छोड़ दीजिए। और जॉर्ज मेड कहते हैं कि जो सोशलाइजेशन है जिसकी वजह से इंटरनलाइज हो जाती है डिपेंडेंसी जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है? फिफ्थ हमारे आते हैं अब पार्सन एंड एना। अब देख रहे हो एक बार आप फ्रेमवर्क समझ गए तो समझाने का भी मतलब ज़्यादा ये नहीं रहता, स्कोप नहीं रहता, क्योंकि सफिशिएंट है। आप एक बार समझ, आसान है, बस आपको वो ट्रिक पता होनी चाहिए जो मतलब करना था, स्मार्ट वर्क कर चुके हैं हम, ठीक? सो अब वही पार्सन है ना, पार्सन आते ही दिमाग में आता है इंस्ट्रूमेंटल रोल, एक्सप्रेसिव रोल। एक्सप्रेसिव रोल होता है फीमेल का। एना ऑक्ले कहते हैं कि जो ये फीमेल का रोल है वो एज्ड पीपल में भी वैसे ही रहता है। कैसे? अगर आपकी उम्र हो गई फिर भी आपको खाना तो बनाना पड़ेगा, घर में डोमेस्टिक वर्क तो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या कि आपका जो एक्सप्रेसिव रोल है उसमें कोई रिटायरमेंट नहीं होती, ना ही उसमें कोई सोशल सिक्योरिटी है कि आपको एज ओल्ड में पेंशन मिलेगा, ठीक है? उल्टा आपका जो काम है ना वो बढ़ जाता है एज ओल्ड में फीमेल्स का, क्योंकि फिर नेफ्यू आ जाता है, फिर आपको उस नेफ्यू को भी संभालना पड़ता है, ठीक है? तो फीमेल का आप समझ गए एना से एज ओल्ड। अब वैसे ही इंस्ट्रूमेंटल रोल का भी होता है। इंडिया में हम देखे हैं कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो कितना है, वो अराउंड 90% है, ठीक है? इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है। तो जब आपकी एज ओल्ड में आपका मस्कुलर पावर कम हो जाता है, मेमोरी कम हो जाती है, फिर भी लोगों को काम करना पड़ता है, और उसके वजह से ये एक मेजर प्रॉब्लम है इंडिया में, ठीक है? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर ज़्यादा है इसके वजह से। गवर्नमेंट स्कीम तो लाई थी इसके लिए, जो वयोवंदना योजना थी ना पेंशन के लिए, और एक पेंशन स्कीम आई थी। तो ऐसे कुछ पेंशन स्कीम तो आई है, बट वही ये जो भी स्कीम्स आ रही है उनका जो रूट कॉज है वो पार्सन एंड एना ने हमें बताया, ओके? तो जो वही फैमिली एंड लेबर रोल इंटेंसिफाइड इनसिक्योरिटी जो हमें बताया था पार्सन ने एना ऑक्ले ने, ठीक है? अभी हमारा नेक्स्ट 6th पॉइंट जो है वो यहाँ पे हमने देखा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। अब देखते हैं इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। क्या ऐसा नहीं कि बस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वैसा बना हुआ है, बट कोई भी स्ट्रक्चर हो एज ओल्ड का एक्सप्लॉयटेशन होता ही है, ये हमने बताया मार्क्स ने, और उसे इंडियन कंटेक्स्ट में लाया लीला दुबे ने, ओके? ये क्या कहते हैं कि भाई जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है उसके हिसाब से जो कैपिटलिस्ट फैमिली आजकल कैपिटलिस्ट हो गई है, ओके? या इवन किनशिप कैपिटलिस्ट हो गई है। अगर आपका फ़ायदा है तो भी रिलेटिव्स बात करते हैं आपके अच्छे, हम IAS क्यों बनना चाहते हैं क्योंकि अपना स्टेटस बढ़े ना, तो ये भी तो यही फॉर्म हो गया एक, ठीक है? तो वही फैमिली किनशिप सब कुछ कैपिटलिज्म हो गई है, कैपिटलिस्ट हो गई है। और जो एज्ड पीपल है वो तो डिपेंडेंट होते हैं, उसके वजह से क्या होता है
कि हम ज़्यादा गेन नहीं कर सकते एज पीपल से, तो उनको हम इकोनॉमी से तोलते हैं, जिसके वजह से उनके हेल्थ पे या उनके शौक होंगे उन पे हम कम पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि उससे हमें रिटर्न नहीं मिलने वाला। ये क्या है? ये है इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन। जब वो यंग थे तब तो हमने उनकी रिस्पेक्ट की, उनको स्टेटस दिया, बट वो अब डिपेंडेंट बन चुके हैं तब हमने उनको निगलेक्ट कर दिया। ये तो एक्सप्लॉयटेशन का ही फॉर्म है, और यही हमें बताया था मार्क्स और लीलादुबे ने। ठीक है, कि एक्सक्लूजन होता है या पेट्रीलिनियर इनहेरिटेंस है प्रॉपर्टी में। ये क्या है? ये भी तो कैपिटलिज्म है। ये हो गया पेट्रियार्कल कैपिटलिज्म। ठीक, जो हमने बताया था कार्ल मार्क्स और लीलादुबे को एक साथ करके। अब हमारे 7 थिंकर देखते हैं। 7 है हमारे इरविन गॉफमैन। ओके, इरविन गॉफमैन क्या बताते हैं? स्टिग्मा थ्योरी। तो एज ओल्ड में और एक इश्यू जो मेजर प्रॉब्लम है वो है स्टिग्मा का। उनमें ऐसा स्टिग्मा बन गया है कि वो कुछ काम के नहीं है, और ये लेबल उन्हें दिया सोसाइटी ने और इवन गवर्नमेंट ने। क्योंकि गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या है? डिपेंडेंस कौन है? अगर वो 15 ईयर से कम है या 60 ईयर से ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट ही उन्हें दे देता है टैग कि आप डिपेंडेंट हो या आप डिपेंडेंट में आते हो। ठीक है, तो ये इससे क्या हो गया? उसमें स्टिग्मा आ गया कि एज ओल्ड है, डिपेंडेंट है, और जो एज ओल्ड होते हैं उन्हें भी ऐसा लगता है कि यार हम तो डिपेंडेंट हैं, तो हम ज़्यादा की मांग नहीं कर सकते लोगों से, या स्टेटस दो, ये दो, वो दो, या हमारे लिए कोई कुछ करे, इसका वो उम्मीद नहीं रखते हैं। और यही हो गया है मेजर प्रॉब्लम। अगर सेल्फ डिग्निटी या सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो गया, उससे क्या होगा? लोनलीनेस होगा। लोगों को लगेगा हम तो डिपेंडेंट है, हम इसलिए सोशल गैदरिंग में नहीं जाते, या गए तो चुपचाप रहते हैं, या निगलेक्ट की फीलिंग आती है। और ये सब क्या है? ये सब है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के रीज़न। तो हमने एक मेजर प्रॉब्लम निकाला साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का एज ओल्ड पीपल में। अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये पॉइंट लगभग सबको पता होगा। ठीक है, कि एज ओल्ड आ गया तो मन में आ जाएगा कि साइकोलॉजिकल हेल्थ का इशू आएगा। बट इसको इरविन गॉफमैन से लगाना, ये किसके मन में आएगा? आप ही सोच के देखो। आपने भी अब सीजन हो तो प्रीलिम्स मेंस या दिया है आपने भी, ठीक, बट ऐसा आया था कनेक्शन कभी दिमाग में कि हम मतलब जो आसपास देख रहे हैं गवर्नेंस में हम पढ़े उसको कैसे ये करें? ठीक, तो फ़ायदा तो है, करते जाओ, बार बार बता रहा हूँ मैं, अच्छे मार्क्स आएंगे बहुत 2026 में। ठीक है, अभी हमारा ये 7 पॉइंट हो गए। 7 पॉइंट को हमने कैसे लिखा कि भाई इंटरेक्शन कम है, बर्डन जैसा फील होता है, उसके वजह से स्टिग्मा होता है, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल इफेक्ट हेल्थ में इशू आता है। ठीक, 7 हो गए। और 8 अब वही हमारे थे मिशेल फूको। ये फूको या फॉकल्ट कुछ भी कह लो आप, आपका पीआई तो है नहीं, आप लिखने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपको याद हो जाए। ठीक, मिशेल फूको। अब हम कंक्लूजन की तरफ जाने के लिए तैयार। कंक्लूजन था हमारा बायोपॉलिटिक्स। बायोपॉलिटिक्स में क्या एक मेजर प्रॉब्लम क्या है? गवर्नमेंट हेल्प तो करना चाह रही है बट वो मैनेज कर रही है, केयर नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल एज्ड ओल्ड जो हाउसेस होते हैं उसमें क्या होता है? गवर्नमेंट का एक एसओपी होता है, गवर्नमेंट को एसओपी रखना ही पड़ता है क्योंकि टॉप डाउन अप्रोच यूज़ होता है ना डिसीजन मेकिंग का। तो वो एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में कुछ बताते थे कि 5 बजे ही दवाई देनी है, क्या उन्हें यही खाना देना है। उसके वजह से क्या होता है? मैनेज कर रहे हैं हम एज ओल्ड को, उनका केयर नहीं कर रहे हैं। ओके, और केयर कौन करता है? केयर करता है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा टॉपिक भी है। ओके, तो आप समझिए बायोपॉलिटिक्स का मतलब आप जब मिशेल फूको को लिखोगे तो आराम से आप सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का कितना ज़रूरत है वो पता चलता है, क्योंकि एनजीओ होता है वो केयर करता है लोगों की, वो मैनेज नहीं करता। या इवन जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आया, जो गवर्नमेंट ने लाया, वो क्या करता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा मतलब उसमें सब लोग होंगे, एज ओल्ड भी होंगे। तो यह एक टॉप डाउन अप्रोच नहीं, ये बॉटम अप अप्रोच हुआ। ठीक है, सो बायोपॉलिटिक्स को अगर हमें टैकल करना है, मैनेज नहीं केयर करना है लोगों की, तो हमें एक पार्टिसिपेशन होना चाहिए जो लोग हैं उनका, और उनको वॉइस मिलनी चाहिए। ठीक, तो ये अच्छा एक पॉइंट और हमारा बन गया मिशेल फूको से। सो हो गए हमारे 8 पॉइंट्स। एक बार देख लेते हैं, वही जो बोला अभी वही सब होगा कि इंटरवेंशन नहीं, केयर करनी चाहिए, मैनेज नहीं, बहुत अच्छे से करने चाहिए,
और उसकी एक रिपोर्ट, मतलब एक फैक्ट दिया हुआ, ठीक। तो हमारा हो गया पूरे के पूरे 8 पॉइंट। उसके बाद हमने कंक्लूजन लिखा, वो बाद में देखेंगे। तो अच्छे से हमने फ्लो देख लिया। वही है, 1-2-3 बार आप रिवाइज कर लो जो हमने स्टार्टिंग में किया ना, वो बार बार देखो, और आप भी वैसी एक डायग्राम बना लो, आपकी खुद की स्टोरी बना लो, आपकी शहर की, आपके घर की, एकदम पर्सनलाइज कर दो उस स्टोरी को, जिससे आपको समझ में आ जाए कि मतलब ज़्यादा ध्यान में आ जाए, ठीक है। सो फाइनली हमारा ये ऐसा क्वेश्चन बनता है जो हम पिछले जो टॉपिक में भी देखे, सेम एक बस अच्छा सा यहाँ पे आपके पॉइंट्स होंगे। ये देखो 6 ही पॉइंट आए, 10 मार्कर में इतने ही 6-7 ही पॉइंट आएंगे आपके, ठीक। बट वही आपके पास एक्स्ट्रा पॉइंट भी है, दे के रखे हमने, तो अगर 15 मार्कर्स आया तो भी आप अच्छे से टैकल कर लोगे, ठीक। और इसके अगर हम मार्क्स देखें, ये देखो यहाँ पे, मतलब एक बार पढ़ लेना, पढ़ना क्या, वही जो अभी हमने लिखा था वही सब है, एक्स्ट्रा हमने कुछ ऐड नहीं किया, ठीक। अच्छे से थिंकर विंकर सब आए। मार्क्स भी देखो 6.5। तो अगर आपको मतलब ऐसा होना ही चाहिए, अगर आपको पॉपुलेशन डायनामिक्स का क्वेश्चन आए पेपर में जो आने ही वाला है, और जिसमें आपका फ्रेमवर्क भी लगने ही वाला है, तो आपके 6.5 प्लस मार्क्स आने ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। क्योंकि यही कुछ कुछ होते हैं मतलब पॉइंट जहाँ पे आप दूसरों से आगे बढ़ जाते हो, तो आगे बढ़ जाओ और 2026 में कर दो, ठीक, कुछ ना कुछ। सो देख लो, एक्सीलेंट, स्ट्रॉन्ग के बहुत अच्छे से बताए जो थ्योरी थी उसमें, ओके। कुछ इम्प्रूवमेंट है, जैसे इंट्रोडक्शन में, वो इंट्रोडक्शन बताते हुए ये हो जाएगा आपका, कोई नहीं। और बाकी जो पॉइंट है वहाँ पे तो यार पेजेस ही नहीं है, तो ऐसे तो है नहीं कि सब कुछ लिखना, ठीक। एक इंसाइट मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, 2 मिनट के लिए एक इंसाइट देख लो, मज़ा आ जाएगा। हम सुनते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में नेपोटिज्म है, करप्शन है। हम ये इथिक्स में पढ़ते हैं और लिखते भी है कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल ये वो होना चाहिए। बट इस फ्रेम मतलब सोशियोलॉजी पढ़ के एक अच्छी इंसाइट कैसे मिलती है वो दिखाता हूँ। हमने स्टार्टिंग में देखा कि गवर्नमेंट कमेटी बनाती है कुछ प्रॉब्लम को सीखने को। बट क्या होगा अगर इस कमेटी में 10 अलग अलग लोग नहीं हुए जैसे हमने लिए हैं, और 2-3 ही लोग हैं, या एक्सट्रीम ले लीजिए एक ही टाइप के लोग हैं। जो लोग हैं वो सिल्विया टाइप के ही है। क्यों? क्योंकि जब आप कमेटी बना रहे थे तब आपके आसपास लोग थे, उन्हीं को आपने कमेटी में डाल दिया क्योंकि उनको पावर देने के लिए। ये क्या हो गया? नेपोटिज्म। और जब ऐसा नेपोटिज्म होगा, जब सिल्विया जैसे ही लोग होंगे, तब वो दलित थोड़ी देखेंगे, वो इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन थोड़ी देखेंगे, वो तो बस पेट्रियार्की देखेंगे ना। ऐसा नहीं कि वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, करेंगे, मे बी करेंगे काम, क्योंकि अब आपके आजू बाजू के लोग भी टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट ही होंगे, राइट। बट वो तो बस पेट्रियार्की देखेंगे, एक एंगल ही देखेंगे। तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम पता कैसे चलेगा? होलिस्टिक प्रॉब्लम पता नहीं चलेगा, जिसके वजह से सोल्यूशन नहीं आएगा। इंडिया में 75 ईयर से पावर्टी क्यों है? पावर्टी इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोगों का इशू है, इशू तो कुछ और ही है। वैसे ही करप्शन, आप देखते हो कि जो रिटायर्ड जजेस है उन्हें गवर्नर बना दिया या किसी कमेटी का हेड बना दिया। ओके, ठीक है, जज है, उनका मतलब एक इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस बना हुआ होगा, बट जज है तो ऐसा थोड़ी वो सब कर लेंगे, नहीं ना, उनका एक तरफ बना हुआ है कॉम्पिटेंस। तो करप्शन में क्या होता है कि जो आप फेवर कर दो उस गवर्नमेंट को किसी ना किसी केस में, गवर्नमेंट फिर आपको फेवर करेंगे। ऐसे में क्या होगा? वही होगा कि होलिस्टिक व्यू नहीं मिलेगा और आप सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचोगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो सोशियोलॉजी में हम मतलब जो विस्तार में देखें कि कैसे एक होलिस्टिक चीज़ की ज़रूरत होती है। इसलिए हम बोलते हैं ना कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, आप एक ही साइड में मत जाओ, आपका बैलेंस रखो, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लिखो, 7-8 पॉइंट आने चाहिए। ये वो क्यों? क्योंकि आपको होलिस्टिक रहना है, आपको एक साइड नहीं जाना है। ठीक है, तो यही जो ओवरव्यू। अब एक लास्ट चीज़ जो हमारी बची, वो बची अनाउंसमेंट। ठीक, अनाउंसमेंट किस बारे में है? आपको चाहिए पेड इवैल्यूएशन, मेंटरशिप एंड लाइव क्लासेस, जहाँ पे इंटरेक्शन हो और वर्कशॉप एकदम अपना मतलब
कंप्लीट वर्कशॉप बने, ये सब होने वाला है। बट दिक्कत क्या आ रही है, हमें लगा था साइट कंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, साइट कंस्ट्रक्शन में देरी हो रही है, इसलिए ये सब बचा हुआ है। बट हमें पता है कि पेड इवैल्यूएशन या मेंटरशिप ज़रूर है, तो हम क्या करेंगे, 2-3 चैप्टर होने दो, हम आपकी भी कमिटमेंट देखेंगे, उसके बाद हम आपको कंबाइन करके एक मिनी टेस्ट देंगे। ओके, फुल लेंथ नहीं शुरू करते अभी, 2-3 मिलके मिनी टेस्ट देंगे और इसका फिर हम इवैल्यूएशन आपको दे देंगे फ्री में। ओके, अगर आप बहुत ही अच्छा एक्सेल कर रहे हो या आपका कमिटमेंट बहुत अच्छा है, तो हम आपके साथ एक बैठ के पर्सनलाइज प्लान बनाएंगे, जो आपका पहले से नॉलेज बना हुआ है, उसे आप कैसे ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हो फ्रेमवर्क में। ठीक है, ये सब होगा, 2-3 चैप्टर होने दो, फिर ये शुरू करेंगे। और एक बार साइट शुरू हो गई फिर तो फुल फ्लेज शुरू हो जाएगा, बाकी कोर्सेज भी लाना है, ठीक, बाकी ऑप्शनल भी ऐसे ही। बाकी आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और एक चीज़ जो करो ही आप, देखो आप फ्रेमवर्क सीख गए, आपने टेस्ट सीरीज़ भी ली होगी कहीं ना कहीं से, आप इस फ्रेमवर्क से आंसर लिखो और उस टेस्ट सीरीज़ को आप दो इवैल्यूएशन को, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन, और आप देखो मार्क्स कितने आ रहे हैं। जितने भी लोग होंगे जो मतलब वहाँ पे इवैल्यूएट करवा रहे हैं, या आपके पहले जितने मार्क्स होंगे, उससे आपके गारंटी है 1 और 1.5 मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, आप ये एक बार कर लो, क्योंकि इससे क्या होगा, मतलब ऐसा नहीं बस वैलिडेट करने के लिए, बट जो इंटरनल एक रहता है अपना, वो एक बार सेटिस्फाई हो गया ना, तो आप फुल फोर्स में कर सकोगे, मतलब जो अभी हम फ्रेमवर्क को इतना ये दे रहे हो। ठीक है, तो ट्राई करो, ये एक्सटर्नल एक करो। ओके, सो हो गया आज का कंप्लीट। थैंक यू ऑल।